स्टार्ट करते हैं। आज से हम लोग 11th का बायोलॉजी चैप्टर पढ़ेंगे फ्रेंड्स। ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है लिविंग वर्ड। ओके, तो अभी सबसे पहले लिविंग वर्ड, इसके पहले आप लोगों ने 9th और 10th में भी इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है। लाइफ प्रोसेसेस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सब कुछ आप लोगों ने इसमें पढ़ा था, रीड किया था अच्छे से, नोट्स वगैरह आपने अच्छे से क्रिएट किया था। लेकिन अगर अभी आप लोगों ने 11th में साइंस सब्जेक्ट लिया है तो उसमें से फर्स्ट चैप्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, तो लिविंग वर्ड ये फर्स्ट चैप्टर में से हम लोग बहुत कुछ देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑर्गेनिजम्स के बारे में। एक्चुअली ये जो ऑर्गेनिजम्स होता है, ये ऑर्गेनिजम्स के कितने टाइप्स होते हैं पहले ये समझते हैं हम लोग अच्छे से। तो आप लोगों को पता होगा कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है लिविंग और दूसरा होता है नॉन लिविंग। ओके, तो इन दोनों ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग समझेंगे। नॉर्मली हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मूव कर सकता है उसको लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, और जो मूव नहीं कर सकता है, जो फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकता है, जिसके अंदर डाइजेस्टिव वगैरह ये सब कुछ प्रेजेंट नहीं होता है, उसको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन है? जो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स को जो फंक्शंस होते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के जो फंक्शंस होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो फंक्शंस होते हैं, ये सारे फंक्शंस जो परफॉर्म करता है उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जो मूव कर सकता है उसे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो हु कैन मूव इज नथिंग बट लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड हु कैन नॉट मूव इज नथिंग बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप लोगों ने इसके पहले एक चीज और पढ़ी होगी, जो फैक्टर्स या फिर अर्थ के अंदर प्रेजेंट होते हैं कंपोनेंट्स, वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन होता है बायोटिक फैक्टर एंड सेकेंड वन होता है अबायोटिक फैक्टर। तो जो बायोटिक फैक्टर होता है उसके अंदर लाइफ होती है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो सारे बायोटिक फैक्टर्स के अंदर आएंगे। और जो अबायोटिक फैक्टर्स होता है यानी कि वो नॉन लिविंग होता है, यानी कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर आएंगे अबायोटिक फैक्टर्स। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट था फ्रेंड्स, इसे आप अपने कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अभी ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये एक्चुअली मूव कैसे करते हैं, तो इनको एनर्जी की जरूरत होती है मूव करने के लिए। उसके लिए आप लोगों ने 10th साइंस 2 में सेकंड चैप्टर लाइफ प्रोसेस पार्ट 1 का पढ़ा था, एनाबॉलिक कैटाबॉलिक वगैरह, ठीक है, पढ़ा ही होगा। तो इसके पहले आपने ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, ईटीएस, एटीपी के मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब कुछ इनके बारे में आप लोगों ने अच्छे से स्टडी की थी। ओके, तो वो जो एनर्जी होती है वही एनर्जी की वजह से ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं मूव करते हैं, अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो फंक्शंस है परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड होती है इन्हें। तो एक्चुअली ये जो एनर्जी होता है ये क्या होता है पहले समझते हैं। तो एनर्जी इज द कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने के लिए जितने भी किसी के अंदर पावर या फिर क्षमता होती है उसे ही एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यही एनर्जी हर एक बॉडी को, हर एक इंसान को या फिर हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नीड होती है, यही एनर्जी की। ठीक है, तो अभी ठीक है, ये नॉर्मली ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको समझ गया होगा। अभी एक्चुअली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके बारे में समझना है। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं आप लोग के टॉपिक में, पेज नंबर 1 में 1.1 है, जिस टॉपिक का नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। लाइफ के जो एकदम बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है उसके बारे में समझेंगे। तो बेसिक प्रिंसिपल समझने से पहले हम लोग देखते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और ऑर्गेनिजम्स कैसे अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो इस अर्थ के अंदर सारे ऑर्गेनिजम्स को अपने आप को सर्वाइवल के लिए एनर्जी की नीड होती है। एक्चुअली एनर्जी जो होती है वो फूड स्टफ से मिलती है। कहाँ से मिलती है एनर्जी? फूड स्टफ से, जैसे कि प्रोटीन्स हो गया और वेरियस टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट हो गए, फिर लिपिड्स हो गया, स्टेरॉइड्स हो गए, फैट्स हो गए, इन सबसे एनर्जी मिलती है। ठीक है, इनको फूड स्टफ्स बोलते हैं, या फिर फूड स्टफ्स में जैसे कि सीरियल्स हो गए, राइस वगैरह, इन सबसे, व्हीट से, ये सबसे एनर्जी हम लोग को मिलती है। ठीक है, तो इस एनर्जी को बॉडी में जाने के बाद एक्चुअली होता क्या है, तो एनर्जी प्रोसेस होती है, ब्रेकिंग और इनका मेकिंग, यानी क्रिएशन ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स और ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स होता है। तो सरवाइव करना है अगर किसी भी ऑर्गेनिजम्स को अर्थ के अंदर, तो उसको एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो एनर्जी एक्चुअली मिलती कहां से? तो देखो यहाँ सबसे पहले, एनी बॉडी क्रिएट्स और प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम सम प्रोसेसेस। जो बॉडी के अंदर फूड स्टफ्स तो हम लोगों ने ले लिया, उसको डाइजेस्ट करने के बाद जो एनर्जी कैसे क्रिएट करती है बॉडी के अंदर, या फिर कैसे कंज्यूम या फिर एब्जॉर्ब करती है बॉडी, वो कैसे करती है, तो उसके लिए सम प्रोसेसेस परफॉर्म होते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट और बेसिक प्रोसेस है जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉलो करते हैं, वो प्रोसेस होता है मेटाबॉलिज्म का। कौन सा प्रोसेस? मेटाबॉलिज्म का। जो एक्चुअली ये मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या होता है, तो द मेकिंग एंड द ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स इज मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? द ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट मेटाबॉलिक और मेटाबॉलिज्म। ठीक है फ्रेंड्स, जो ये जो प्रोसेस होता है ये 2 टाइप्स का होता है। ये स्टेप्स में, 2 स्टेप्स में ये होता है। फर्स्ट प्रोसेस इसका हो गया कैटाबॉलिक प्रोसेस एंड सेकंड प्रोसेस हो गया इसका एनाबॉलिक प्रोसेस। ओके, तो जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, कैटाबॉलिक मींस ऐसा कट करना या फिर ब्रेक करना, यानी कि ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन द कैटाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिक स्टेप्स। ओके, और जो एनाबॉलिक रिएक्शंस होता है या फिर एनाबॉलिक स्टेप्स होता है, एनाबॉलिक मींस
टू मेक और टू क्रिएट, ठीक है। यानी कि इसमें जो एनर्जी के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्रिएट होंगे या फिर मेक होंगे, यानी कि नए नए बनेंगे। यानी कि एनाबॉलिक मींस बिल्डिंग अप एंड कैटाबॉलिक मींस ब्रेकिंग अप, ठीक है। तो जो ब्रेकिंग डाउन होता है वो कैटाबॉलिक में होता है, यानी कि कैटाबॉलिज्म में, और जो एनाबॉलिज्म होता है उसमें मेकिंग और फिर क्रिएशन ऑफ एनर्जी होती है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से ये समझ गया होगा नॉर्मल से बेसिक प्रिंसिपल सा। इसके बाद हम लोग और भी थोड़ा सा पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन वगैरह के बारे में, और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे हर्बेरियम है, बहुत सारे म्यूजियम वगैरह, सारे बायोडाइवर्सिटी वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। पहला टॉपिक था, इसके पहले मेटाबॉलिज्म हम लोग ने पढ़ा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग एंड एनर्जी फ्रॉम फूड स्टफ्स, मेकिंग एंड ब्रेकिंग, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग ने ये पढ़ा था, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड स्टफ्स, ओके फ्रेंड्स। नाउ और इसके हमने दो टाइप देखे, पहला कौन सा? कैटाबॉलिज्म एंड नेक्स्ट वन एनाबॉलिज्म, ओके। तो ये मेटाबॉलिज्म होता है जो कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, ओके फ्रेंड्स। नाउ इसके बाद हम लोग देखते हैं एजिंग, एक छोटा सा प्रोसेस है। इस तुम लोग को पता होगा कि कोई भी बर्थ के बाद अगर ऑर्गेनिजम्स है तो उसके अंदर टेंडेंसी होती है ग्रोथ की एंड डेवलपमेंट की, यानी कि हर एक एनिमल ग्रोथ भी करेगा और डेवलपमेंट भी करेगा, लेकिन ये एक सर्टेन टाइम तक होता है। इसकी एक लाइफ स्पैन होती है, यानी कि एक लिमिट होती है ग्रोथ की और डेवलपमेंट की। जब ये ग्रोथ और डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद फिर एक ऐसा पॉइंट आता है, सर्टेन टाइम आता है जब बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, सेल्स हैं, ऑर्गन्स ऑफ द सिस्टम्स है, ये लूज करते हैं देयर इफेक्टिव वर्किंग एंड बिकम ओल्ड। जो सारे सेल्स होते हैं वो अपनी एनर्जी यानी कि जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो उस फंक्शंस को करने से लूज हो जाते हैं, यानी कि फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते। तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग एजिंग बोलते हैं, यानी कि ओल्ड पर्सन बन जाना, ठीक है। तो उसको हम लोग एजिंग बोलते हैं, ठीक है। और इसके पहले क्या था? मेटाबॉलिज्म। और ये जो एजिंग है और जो मेटाबॉलिज्म है ये सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, सब में ये प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद क्या है कि एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म बेसिक प्रिंसिपल्स में देख लिया और एजिंग भी देख लिया। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक छोटा सा सर्टेन कंसेप्चुअल पॉइंट है जो, तो क्या है? एज वी द बॉडी लूजेस टू परफॉर्म डिपेंड ऑन मेटाबॉलिज्म देन ऑर्गेनिजम्स डाइज। बोलने का मतलब क्या है कि जब कभी भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी जो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होता है उसको परफॉर्म करने से नेग्लेक्ट कर देती है, यानी कि मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता है वो बॉडी के अंदर प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होता है, उसी टाइम पे बॉडी डाई हो जाती है, यानी कि डेथ हम लोग बोलते हैं उस टाइम पे, ठीक है। यानी कि बॉडी खत्म हो जाती है, ठीक है। तो कब खत्म हो जाती है? जब उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड कर देती है मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने से, यानी कि मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल। जो फूड स्टफ से हम लोग एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हमारा इंटेस्टाइन जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद जो एनर्जी होती है उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसका ब्रेकिंग एंड मेकिंग दैट इज कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म प्रोसेस परफॉर्म होना बंद हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो एनिमल है या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो अभी डेथ हो चुका है, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन के बारे में एक चीज और एक पॉइंट समझ लेना, स्टेराइल एक वर्ड होता है, तो स्टेराइल उसको बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उसके अंदर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो जिनके अंदर रिप्रोडक्शन की पावर नहीं होती है उनको स्टेराइल बोला जाता है। जैसे कि एग्जांपल है म्यूल, ठीक है। म्यूल एक एनिमल है तो ये इसके अंदर स्टेराइल इसको बोलते हैं, ये रिप्रोडक्शन नहीं परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। फिर हम यूनिक फीचर्स देखते हैं, यानी कि यूनिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सारे के सारे उनके अंदर थर्मल चेंजेस होते हैं। थर्मल का मतलब होता है हीट, जो थर्मल वर्ड है उसका मतलब होता है हीट, यानी कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो लिविंग बींग्स में, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, कोई भी हो, तो सारे सारे थर्मिसिटी की प्रॉपर्टी उसके अंदर प्रेजेंट होती ही है। नेक्स्ट क्या है? केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस बोलने का मतलब क्या है कि हमारी सबकी बॉडी नॉर्मली कोई भी HCl एसिड हो, H2SO4 हो, ऑक्सीजन, CO2, सारे केमिकल चेंजेस अपने बॉडी के अंदर इन सब के होते ही रहते हैं। नेक्स्ट क्या है? बायोलॉजिकल चेंजेस। बायोलॉजिकल चेंजेस मींस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बायोलॉजिकल चेंजेस होते ही हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? रिप्रोडक्शन, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी है, और कोई भी इस लाइफ की रेस हो, यानी कि जो कंटिन्यूटी होती है लाइफ की, उसे इंक्रीज और उसे मेंटेन रखने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये दो टाइप का होता है, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वह ऑकर्स इन प्लांट्स विद सिंगल गैमेट्स। एक्चुअली ये गैमेट्स क्या होता है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले जो पार्ट्स आएंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आप लोग सीखोगे। और जो असेक्सुअल होता है वह
ऑकर्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स आल्सो। तो प्लांट्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और सेक्सुअल भी करते हैं, ठीक है। और जो एनिमल्स होते हैं यानी कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो डबल गैमेट से होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक प्रिंसिपल्स था। इसके बाद हम लोग देखते हैं हर्बेरियम एंड हर्बेरीज जो होती हैं, और बहुत सारे म्यूजियम के बारे में, और जो बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी, ये सारे टॉपिक को पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो गाइस नाउ अभी हम लोगों को पता है कि इस अर्थ के अंदर बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के, बहुत सारे अलग अलग डाइवर्सिटी है सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर। मींस अलग अलग वैरायटी के बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे कि अपने अर्थ के अंदर जो काऊ है, यहाँ पे जो उसका कलर होता है व्हाइट एंड ब्लैक होता है, तो हो सकता है दूसरे कंट्रीज में उसका कलर अलग हो, तो उसके जो जेनेटिक कैरेक्टर्स है वो तो सिमिलर ही रहेंगे नॉर्मली, पर जो उसके जो अपीयरेंस होगा, फिजिकल अपीयरेंस होगा, वो मतलब वेरी करता है हर एक जियोग्राफिकल कंडीशन के साथ, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम लोग को पता है कि देयर आर ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द अर्थ। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके बेसिक प्रिंसिपल क्या है ये तो पता है, मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एजिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब कुछ तो पता है, लेकिन अभी ये जो इनके अंदर वैरायटी है ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो अभी देखो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अलग अलग वैरायटी के प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, हाउ वी विल रिकॉग्नाइज देम। ये जो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनको हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे, तो इसी पर्पस के लिए हम लोगों के पास क्या होता है, वी मस्ट हैव टू कलेक्ट डेटा ऑफ ह्यूज डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, जैसे कि समझ लो यूएसए में जो भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है और सेम ऑर्गेनिज्म इंडिया में भी है, तो सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोग को डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, और फिर उसके अंदर हम लोग डिफरेंसेस देखते हैं। यही वेरिएशंस होते हैं, मतलब ज्योग्राफिकल कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से जो जो भी चेंजेस आए हैं, यही चेंजेस को हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, ठीक है। तो यही जो कलेक्शन होता है इन्फॉर्मेशंस की, इसी को डेटा कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। यही हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स का, वेरियस टाइप्स मतलब वेरियस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में, और फिर पता करते हैं, उनसे हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो नाउ और दिस डेटा आर एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चरल फील्ड में। मतलब जो ये डेटा होता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का, ये एग्रीकल्चर फील्ड में और इंडस्ट्रीज में यूज होता है। तो क्या करते होंगे इस डेटा का यूज में, जैसे कि देखो अभी एग्रीकल्चर में क्यों करते हैं, कौन सा एनिमल किस टाइप का होता है, कौन सा वायरस है या फिर कौन सी बैक्टीरिया है, कौन से छोटे मोटे बर्ड्स हैं और कौन से बड़े बड़े एनिमल्स हैं, तो इसका भी एग्रीकल्चरल फीडिंग के लिए या फिर जो भी उनका मतलब रिप्रोडक्शन करवाते हैं, तो वो भी इंडस्ट्रीज साइड में इसका यूज होता है, ठीक है। और एग्रीकल्चरल फील्ड में भी यूज होता है। एक मतलब एक टर्म है टैक्सोनॉमिकल एड्स। इस टैक्सोनॉमिकल एड्स का मीनिंग क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा मींस इंफॉर्मेशन। डेटा मींस क्या होता है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, डेटा मींस यहाँ पे नॉर्मली इंफॉर्मेशन वर्ड से रिलेटेड है, डेटा जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ना जो ये डेटा है, डेटा मतलब टैक्सोनॉमिकल जो एड्स है, इसका मीनिंग क्या है, तो टू स्टडी अबाउट डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मींस विविधता, यानी कि बहुत सारे अलग अलग जगह पे अलग अलग जो मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स है, यही डाइवर्सिटी होती है, ठीक है। तो टू स्टडी अबाउट डाइवर्सिटी वी हैव सम एड्स, यानी कि इंफॉर्मेशंस और डेटा विद डाइवर्स डेटा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमिकल एड्स। मींस हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए जो डेटा कलेक्ट करते हैं, इसी कलेक्शन डेटा जो कलेक्ट करते हैं, और यही कलेक्टेड डेटा को हम लोग टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं, ठीक है। मींस यहाँ पे क्या है कि टैक्सोनॉमिकल एड्स को हम लोग कलेक्शन ऑफ डेटा भी बोलते हैं, विद वेरियस अमाउंट और इन वेरियस फील्ड, ठीक है। बहुत ही अलग अलग फील्ड्स में जैसे कि ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, उन सारे अलग अलग फील्ड्स में प्रेजेंट होने वाले ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स कैसे हैं, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, वो कैसे रहते हैं, कौन से ज्योग्राफिकल कंडीशंस में रहते हैं, और कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं, कौन सी एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें जो हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, यही कलेक्शन ऑफ डेटा को टैक्सोनॉमिकल एड्स बोलते हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट टाइप में, अच्छा अभी जो ये कलेक्शन ऑफ डेटा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट वन हो गया हर्बेरिया, बाद में इसको हर्बेरियम भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर बोटेनिकल गार्डन्स के फॉर्म में, यानी कि बोटेनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, एक ऐसा गार्डन जहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स या फिर प्लांट्स को हम लोग कंजर्व करते हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। फिर म्यूजियम भी हो गया, तो वहां भी कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, यानी कि ये भी एक टाइप का टैक्सोनॉमिकल एड्स है। फिर बायोडाइवर्सिटी भी टैक्सोनॉमिकल ही है। फिर जूलॉजिकल पार्क है, जू मींस क्या होता है, एनिमल होता है, जू मींस एनिमल होता है, ठीक है। लॉजी मींस क्या होता है, स्टडी करना, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जो बायोलॉजी होता है, बायोलॉजी, इसमें से जो लॉजी वर्ड का मीनिंग होता है उसका मतलब होता है स्टडी, और बायो मींस क्या होता है, लाइफ और एनवायरनमेंट, ठीक है। यानी कि एनवायरनमेंट में जो लाइफ प्रेजेंट है
चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की हो, उसी की स्टडी करना ही बायोलॉजी होती है। यानी कि बायोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी, वी विल स्टडी अबाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स इन दी बायोलॉजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट में हम लोग सिर्फ यही स्टडी करते हैं और करेंगे भी। ठीक है नाउ, और ये आप लोगों को समझ गया होगा टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में। इसके बहुत सारे एड्स हैं, जैसे पहला वाला हो गया हर्बेरिया, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क, जियोलॉजिकल पार्क की वगैरह, बहुत कुछ इसमें इस चैप्टर्स में पढ़ोगे। तो सारे नोट्स को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेना। और इसके बाद हम लोग अभी लाइन बाय लाइन सारी चीजों को पढ़ते हैं। मीन्स हर्बेरिया को पढ़ते हैं, फिर बोटेनिकल गार्डन्स को पढ़ते हैं, फिर म्यूजियम